जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जी हाँ, EMRS, ये सेंटर गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है सारी स्कूल्स। इसके अंदर आपके बम्पर वैकेंसी निकली है। तो वैकेंसी किस किस फील्ड में निकली है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, या मैं इसमें एलिजिबल हूँ या नहीं, सर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, और EMRS स्कूल कैसे होते क्या नहीं, सर हमें इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। मैं बिल्कुल कम समय के अंदर, ब्रीफ के अंदर, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। ओके, तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाइए, emrs.tribal.gov.in। आपको ये टाइप करना है गूगल के ऊपर। जैसे टाइप करोगे और फर्स्ट जो ब्राउज़र है, वेबसाइट खुल के आएगी, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए तो ये वाली वेबसाइट आपके पास खुल के आ जाएगी, जो आप ये देख पा रहे हो, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति। इसको हम क्या बोलते हैं, NEST। ध्यान रखना, नेस्ट जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी आगे चल के हम यूज़ करने वाले हैं। तो जी हाँ, EMRS के अंदर बम्पर वैकेंसी निकली है। किस किस पोस्ट के लिए निकली, किस किस पोस्ट के लिए नहीं निकली, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप वेबसाइट खोल लीजिए। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है EMRS डैशबोर्ड। तो जैसे आप EMRS डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट जो इसकी वेबसाइट है, जो नेक्स्ट जो रीडायरेक्ट पेज होगा, आपको इस पेज के ऊपर ले जाएगा। ओके, तो जैसे ही नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके आएगा, देखिए यहाँ पे इसको आपको पूरा आपको पैनल दिख जाएगा वेबसाइट का, भाई कौन कौन सी वेबसाइट है इसकी। तो यहाँ देखिए एक, ये यहाँ पे देखिए हाईलाइट्स के अंदर ये फ्लैश हो रहा है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के ऊपर। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपको पूरा का पूरा ब्रोचर क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा इस तरीके से। चलिए अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इसके अंदर क्या चीज़ें दी हुई ये सारी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि EMRS के अंदर क्या है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बना रहना है। जो कोई भी मन में आपके अंदर डाउट हो, फटाफट से आप पूछ सकते हैं मेरे को, कमेंट जरूर करना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या हमें इस स्कूल के लिए फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, इसका आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो देखिए ब्राउज़र को हम रोल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक इंडेक्स दी हुई है और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है, जिसके अंदर बताया गया कि बाकी EMRS स्कूल किस लिए बनाए गए। देखिए EMRS स्कूल जो आदिवासी स्टूडेंट है, ट्राइबल स्टूडेंट है, जो बैकवर्ड है, जहाँ पे रियल में एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको समाज के मेन पार्ट के अंदर लाने के लिए, उनको समाज के बराबर लाने के लिए इन स्कूल का निर्माण किया गया है और ये स्कूल संचालित किए जाते हैं। जो स्कूल है ये 6 to 8 तक, 6 to 12 स्टूडेंट के लिए है। ओके, और इनके अंदर अगर आप एक चीज़ देखोगे तो इसके अंदर क्या है, दीज स्कूल्स विल बी सेटअप एट ब्लॉक लेवल। ये खंड लेवल पे स्कूल है। जी हाँ, ये आपके खंड लेवल पर, ब्लॉक लेवल पे स्कूल आपको मिल जाएंगे, रेजिडेंशियल स्कूल। और यहाँ पे सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज़ और गर्ल्स, ये सुविधा भी दी जाती है कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट आपको हॉस्टल्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आप इसके अंदर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आपको अकोमोडेशन भी मिलेगा। जी हाँ, फ्री में रहने के लिए आपको वहाँ पे क्वार्टर भी अलॉट होगा। उसके अलावा देखिए मेस फैसिलिटी खाने का, उसके अलावा प्ले ग्राउंड देखने को मिलेगा आपको। मतलब एक जो जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, उसी तरीके से ये है EMRS। बस फ़र्क ये है, जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर हर तरह के स्टूडेंट एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे देखना, स्पेशली जो बनाया गया है वो बैकवर्ड जो एरिया है, आदिवासी जो एरिया है, ट्राइबल बेल्ट जो है, उनके लिए बनाए गए। तो मोस्टली जो स्कूल से आपको वहीं देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं कि क्या सर इसका जो फॉर्म चालू हो चुका है। जी हाँ, ज़रूर हो चुका है इसका फॉर्म, और इसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई। तो आपको ज़रूर फॉर्म भरना चाहिए। देखिए मेरी पर्सनल एडवाइस ये है, हमें जैसे हमारे सीनियर ने बताया था कि फॉर्म कैसा भी हो ज़रूर भरना चाहिए। देखिए आपको फिर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सर सिलेक्शन हो गया तो क्या मुझे ज्वाइनिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या मेरा जो इसका जो सिलेक्शन होने के बाद क्या पता मेरे को जो पोस्टिंग कोई ऐसी जगह मिली आदिवासी इलाके के अंदर जहाँ पे कोई भी नहीं हो। ये सब बात की बात है, ठीक है, ये सब बात की बात है। आप सबसे पहला काम आपका है, आपको फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम देना है सिंसियरिटी तरीके। इससे क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा भाई, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आप जिस मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको अनुभव मिलेगा कि भाई एग्ज़ाम में क्या क्या होता है 3 घंटे के दौरान। इसलिए जैसा हमारे सीनियर ने बताया, हमें तो ये बताया था कि हर तरह का फॉर्म आपको भरना है और एग्ज़ाम देने भी जाना है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी, दूर दराज इलाका, वो बात का सब बाद में देखा जाएगा। तो फर्स्ट जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं ना हमें फॉर्म भरना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ 100% फॉर्म भरना चाहिए। मेरी तरफ से तो कोई मना ही नहीं है। ओके, फिर देखिए सर अगर हम फॉर्म भरते फीस क्या रहने वाली है।
ठीक है। फीस आपकी ऑनलाइन मोड में रहेगी। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए 2000 फीस है, पीजीटी के लिए 1500 है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे अलग अलग फील्ड की अलग अलग फीस है। प्रिंसिपल के लिए 2000, पीजीटी के लिए 1500 और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये इसकी फ़ीस रहने वाली है। यहाँ पे अगर आप एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं बताई गई है, ओके। और यहाँ पे एग्ज़ाम की ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपके टीचिंग पोस्ट के लिए। टीचिंग पोस्ट के लिए कितने घंटे का होगा? 3 के लिए। और जो नॉन टीचिंग पोस्ट है वहाँ पे कितने घंटे के लिए होगा? 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, ओके। फिर देखिए यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। इसके अलावा देखिए एक चीज़ है, SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है। जी हाँ, SC ST और PWD कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं है, तो वो आराम से फ्री के अंदर इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी जनरल OBC के लिए इसके आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, आपकी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, ओके। तो देखिए शॉर्ट में मैं आपको सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है। और मैं जैसा कि बोल रहा हूँ कि आपको फॉर्म 100% भरना चाहिए। कितना प्रतिशत? 100% भरना चाहिए। फिर देखिए अब हम पोस्ट की कैटेगरीज़ की बात करेंगे भी सर किस किस में आई है। तो देखिए प्रिंसिपल की 303 पोस्ट आई है। पीजीटी के अंदर आपको 2266 पोस्टें देखने को मिल रही है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर है। तो यहाँ पे लगभग 2500 पोस्ट है आपको टीचिंग फील्ड के अंदर देखने को मिल रही है। अकाउंट्स की 361, 300 और फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का 759, लैब अटेंडेंट का 373 दिया। इनको अगर आप देखोगे लगभग 1500 देखने को मिल रही है यहाँ पे, है ना। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4000 लगभग आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। तो प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज फर्दर दे रखा है कि भाई अनरिजर्व के अंदर कितना है, EWS के अंदर कितना है, OBC के अंदर कितना है। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट देख सकते हो। फिर देखिए हम जो मेनली बात करें वो हमारी PGT की बात करें, ग्रुप B की। तो यहाँ पे देखिए आप चाहे इंग्लिश मीडियम हो आपका, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस, अब सभी के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। और 2086 वैकेंसी है। ध्यान रखना कितनी? 2086 वैकेंसी। अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। खैर आपको तो एक पोस्ट ही चाहिए, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्म भरना चाहिए, फॉर्म भरो, फॉर्म भरो, फॉर्म भरो। और बाकी ये अदर जो कैटेगरीज दे रखी है आप देख सकते हो यहाँ पे, अदर सब्जेक्ट में भी है ये एग्ज़ाम, ठीक है, उड़िया, मलयालम। फिर देखिए यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट, तो इनकी भी अच्छी खासी मात्रा में आपको पोस्ट देखने को मिल रही है, ओके। फिर देखिए यहाँ पे अब हम आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये ब्रोचर है, वहाँ से आप आराम से देख सकते हो। फिर देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि सर पैसा कितना मिलेगा भाई, पैसा कितना मिलेगा, मनी भाई। तो प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 है और आपके पोस्ट ग्रेजुएट के लिए लेवल 8 है। यहाँ लेवल 8 का मतलब आपकी 4800 ग्रेड पे, ध्यान रखना कितनी, 4800। तो ठीक है ना, कितनी ग्रेड पे हो गई, 4800 ग्रेड पे। और यहाँ पे लेवल 12 का मतलब मुझे लग रहा है लगभग 7200 ग्रेड पे होती है ये प्रिंसिपल की। तो बहुत अच्छा अमाउंट के अंदर आपको पैसा मिलने वाला है, हर सब्जेक्ट के अंदर है। तो फॉर्म ज़रूर भरना भाई, फॉर्म ज़रूर भरना। अकाउंटेंट की लेवल 6 है, ओके। और फिर यहाँ पे लेवल 6 मतलब कितनी ग्रेड पे हो गई, इसकी लगभग आपकी 4200 ग्रेड पे हो गई, ओके, 4200 ग्रेड पे, जैसे कि 2 और 1। फिर देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन सारा बता दोगे, पेपर कैसे होगा। देखिए पेपर जो इसका एग्जामिनेशन का मोड है वो पेपर बेस्ड है, पेन पेपर, ऑनलाइन नहीं होगा इसका एग्ज़ाम, ऑनलाइन नहीं होगा। फॉर्म भले ऑनलाइन भरा रहे हैं पर आपका पेपर पे होगा, ठीक है। चॉइस ऑफ मीडियम यहाँ दे रखी है। एग्ज़ाम पैटर्न, अब देखिए हर एक जॉब के लिए अलग अलग पैटर्न है। प्रिंसिपल की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए 130 मार्क्स एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 20 मार्क्स और इंटरव्यू के यहाँ पे 40 मार्क्स। इसके अंदर एक चीज़ और है, 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहने वाला है। और बाकी जो एग्ज़ाम है और ये क्या क्या सब्जेक्ट के होने वाले हैं आप ये देख सकते हो। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ 150 मिलेंगे और टोटल मार्क्स का मिलेंगे आपको 150 मिलने वाले हैं। हम जो मेनली बात करें वो हमारी PGT की है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, जो आपके 11th-12 को पढ़ाएंगे। एग्ज़ाम देखिए यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो इस जो आपका पेपर है इसको इस तरीके से पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जहाँ पे आपके जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगी, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो
तो फर्स्ट से लेके फोर्थ तक आपको 20, 30, 40, 50 लगभग आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो मार्क्स भी कितने को मिलेंगे, 50। अब यहाँ पे जो फिफ्थ पार्ट है ना, वो ध्यान रखना सब्जेक्ट का पार्ट है। क्या पार्ट है, सब्जेक्ट का, जिसके अंदर आपकी सब्जेक्ट का जो आएगा ना 70 क्वेश्चन आएंगे। कितना आएंगे, 70 क्वेश्चन, जो ठीक है 70 क्वेश्चन आएंगे। वो कितने नंबर के होंगे, आपके 70 के। बाकी ध्यान रखना इसको फर्दर आपके 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 70 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट। फिर ध्यान रखना उसके अंदर एक सब्जेक्ट और ये है एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। फिर जो क्वेश्चन आएंगे वो पेडागोजी से आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे सर, 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 5 आएंगे। फिर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई है उसके कितने क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना 5 आएंगे। तो यहाँ पे 10 जो है ना वो अलग आएंगे, जो आपके सब्जेक्ट से नहीं होंगे। खैर वो आपके पढ़ाने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्होंने इसके अंदर इन्वॉल्व किया है। फिर ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट चीज़ ये 6 वाले पार्ट के अंदर, वहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी, जी हाँ इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज है उसके आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म यह है कि जो 20 क्वेश्चन है उसमें से आपको 40% क्वेश्चन सही करना आवश्यक है। मतलब 20 में से कितने 20 में से आपको कितना परसेंट लाना आवश्यक है, 40% नंबर। ठीक है, कितना लाना आवश्यक है आपको, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। 40% आपको नंबर लाने ही लाने, मतलब आपको 8 नंबर चाहिए ही चाहिए, 8 नंबर चाहिए ही चाहिए। ध्यान रखना इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर 20, जहाँ पे हिंदी आपकी 10 मार्क्स की और इंग्लिश कितने मार्क्स की होगी, आपकी 10 मार्क्स की होगी। मतलब दोनों के अंदर आपको 4-4 नंबर चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इस किसी भी तरीके से अगर आप ये पार्ट 6 क्वालिफाई नहीं कर पाते तो बाकी के अंदर भले आपने टॉप किया उसका कोई मतलब नहीं है। पार्ट 6 क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए इसी तरीके से आपको अकाउंटेंट की देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपको जूनियर सेक्रेटरी का, लैब अटेंडेंट का, तो ये सभी एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है। मार्किंग स्कीम ध्यान रखना, हर एक सही उत्तर पे आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत के ऊपर 0.25, मतलब आपका जो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब 1 नंबर में से 0.25 अगर आपने नेगेटिव क्वेश्चन किया है तो वो आपका कट हो जाएगा। ओके, चलिए महत्वपूर्ण चीज़ों के अंदर देखिए हमने कौन अप्लाई कर सकता है बता दिया मैंने, एलिजिबिलिटी क्या है बता दिया। अब हमारे पेपर पैटर्न की भी बात हमने कर ली है, पेपर पैटर्न हमने अभी यहाँ देख लिया था। ओके, इसके बाद हमारे क्या क्वेश्चन बचा हुआ है, सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस आगे चलते हम देखते हैं। अभी और क्या दिया हुआ है ये देखिए, सिलेबस की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए सिलेबस का जो ऑप्शन है ना वो आपके वहीं पे दिया हुआ है, इस वेबसाइट के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको इसी फ्लैश के अंदर आपको सिलेबस देखने को मिल रहा है। तो ये जो आप हाईलाइट्स वाला सेक्शन है उसके अंदर यहाँ पे सिलेबस कहीं करके ब्लिंक कर रहा है, तो मैं बता देता हूँ आपको। एकलव मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। देखिए दोस्तों बच्चों बिल्कुल आपको भरनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जाना नहीं जाना सब बात की बात है। बहुत सारे मैंने वीडियो देखे उसमें तो बोल रहे कि वो दूर दराज में इंटरनेट भी नहीं आता, नेटवर्क भी नहीं, ये भी आता, ये सब नकारात्मक बात है। आप स्टूडेंट हो, आपको नहीं सोचना है, आपका प्रथम काम ये किसी भी की नौकरी लगनी, तो सब बात की बात है। सबसे पहले आपका काम है क्या है, वो है आपको एग्जाम क्लियर करना। देखिए यहाँ पे सिलेबस का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करोगे तो आप क्या करोगे, सिलेबस वाली आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, तो उसको आप ओपन कर दीजिए। अब यहाँ पे सिलेबस के अंदर देखिए आपकी जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस दिया हुआ है। ये जो है कॉमन पोर्शन वाला सिलेबस दिया है। सबसे पहला बात देखिए दिया है आपका कॉमन पोर्शन वाला सिलेबस ऑफ पीरियड, जहाँ पे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एक्सपीरियंस, एनईपी, इंग्लिश, हिंदी, इन ये जो कॉमन पार्ट था ना आपका कौन कौन सा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 6, इन चारों का आपको पांचों का यहाँ दे रखा है। और जो लास्ट एक पार्ट था आपका सेकेंड लास्ट, वो 5th पार्ट है, उसका सिलेबस यहाँ दे रखा है, वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे मैथ्स का आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो भी आपकी सब्जेक्ट है। फिर देखिए आपको फिजिक्स का सिलेबस देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ अगर आप आगे जाओगे तो आपको केमिस्ट्री का सिलेबस देखने को मिल जाएगा। और अगर आप जाओगे फिर आपको बायो का सिलेबस देखने को मिल जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे जो हमारा है कंप्यूटर साइंस, वहाँ का सिलेबस देखिए, जिसमें आपको कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको सोशल लॉज एंड इथिक्स, कंप्यूटेशन थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, इसके अलावा आपको कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, हाँ एक पाइथन लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। डेटाबेस कंसेप्ट एंड क्वेरी, इमर्जिंग ट्रेंड्स, ये भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे।
डाटा क्वेरी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। तो सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है, ध्यान रखना है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो तो सिलेबस तो ऑब्वियस सी बात है आपका बड़ा रहने वाला है। तो इस तरीके से आप जो भी जिस भी सब्जेक्ट से हो इस तरह से आप सिलेबस देख सकते हो। ठीक है, आ जाते हैं हम हमारे मेन काम के ऊपर। यहाँ पे देखिए, तो सिलेबस वाला पार्ट हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ये आ जाइए यहाँ पे इस जगह पे ये। फिर देखिए सिलेबस के बाद हमारे पास क्या है, ध्यान रखना 31 जुलाई इसकी लास्ट तारीख है। इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है आपको पढ़ने हैं। फिर इसमें क्या बच गया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है या नहीं। तो प्रिंसिपल के अंदर देखिए यहाँ पे आपको एक क्वालिफिकेशन दे रखी है, मास्टर होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए। अनुभव में देखिए हैविंग 12 ईयर ऑफ कंबाइंड एक्सपीरियंस एज अ वाइस प्रिंसिपल पीजीटी टीजीटी विद मिनिमम 4 ईयर पीजीटी एंड अबव, मतलब 12 साल तो मिनिमम अनुभव होना ही चाहिए उनको पढ़ाने का, चाहे वो टीजीटी में हो, पीजीटी में हो, प्रिंसिपल में हो। उसके अंदर भी मिनिमम कंडीशन ये है कि 4 साल कम से कम पीजीटी में पढ़ाया हुआ, मतलब 11-12 के बच्चों को आपने पढ़ाया हुआ हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम आ जाते हैं हमारे पीजीटी के ऊपर। पीजीटी के अंदर आपकी हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी मास्टर होनी चाहिए। पीजीटी ऑब्वियस सी बात है मास्टर मांगती है, पीजी मांगती है कम। और ठीक है, इसके साथ ही ठीक है मास्टर के साथ आपको इसकी बीएड होनी चाहिए। फिर यहाँ देखिए अगर हम ये देखिए सेकंड केस में क्या आपको बीएड मांग रहा है, एक तो आपको पीजी होनी चाहिए प्लस बीएड होनी चाहिए। यहाँ ध्यान रखना आपके सी सेट का कोई रोल नहीं है ना, आपके जो सी सेट का पेपर होता है ना उसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। सेंट्रल पे सीटेड, सॉरी सी सेट नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सीटेड की। ठीक है, सीटेड यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है और नहीं मांगी गई है। पीजीटी देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के अंदर यहाँ पे बीएड की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, एमसीए होना चाहिए, एमई या एमटेक होना चाहिए, मतलब आपको क्या कुल मिला के पीजी होनी चाहिए। ओके, और एज की बात करें तो 40 साल से आपकी ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। हर एक जॉब के लिए अलग अलग, देखिए अकाउंटेंट के लिए 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर हम प्रिंसिपल की बात करें यहाँ पे तो उनके भी 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर एससी एसटी ओबीसी के उनकी एज के उनकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रिलैक्सेशन मिलेगा। और ईएमआरएस जो पहले से एम्प्लॉय उसको 55 साल की अगर उनकी उम्र है तब तो भी वो इस फॉर्म को क्या भर सकते हैं। ओके, फिर देखिए यहाँ आगे की ओर हम चलते हैं। हमारे मेरे ख्याल बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। एज रिलैक्सेशन ये यहाँ पे बताया हुआ है। फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्म आपको 100% भरना चाहिए। कितने प्रतिशत? 100% भरना चाहिए। आपको लगता है क्या ये सर सही राय दे रहे हैं? तो मैंने तो जो सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म आपको 100% भरना चाहिए। फिर देखिए सारे जनरल रूल्स है, सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे। और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपकी बच गई हो तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको फ़ीस बता दी है, लास्ट डेट कब है ये बता दिया, आपको एलिजिबिलिटी बता दी है, क्वालिफिकेशन बता दिया। हाँ, एक चीज़ है कि भाई आपके जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर आपका जो भी राज्य है और उसकी जो राजधानी वहीं पे बनाया गया है ज़्यादातर। ठीक है ना, तो आप ये देख सकते हो। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आपको जयपुर देखने को मिलेगा। और जैसे हम उदयपुर में रहता हूँ मैं, तो उसके पास अगर मैं गुजरात भरूँ तो गुजरात में गांधीनगर इसकी जो है वहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा। तो कैपिटल के जो भी राजधानी है वहीं पे आपको ये एडमिट कार्ड मिलने वाले, सॉरी जो एग्ज़ाम सेंटर आपके होने वाले हैं। ओके, तो मेन जो चीज़ यहाँ से निकल के आई है वो आई है कि सर मुझे फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, 100% भरना चाहिए। सर मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे आदिवासी बेल्ट के अंदर बहुत दूर अगर ऐसे मिल गए तो क्या करूँगा मैं? भाई सिलेक्शन हो जाए उसके बाद की बात करेंगे। ठीक है, अभी फालतू बातें नहीं करनी। आपको अभी क्या करना है, अपने आप को दक्ष बनाना है, आपको कंपटीशन के अकॉर्डिंग ढलना है उन 3 घंटों के अंदर। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर आपको भरना चाहिए, चाहे आप किसी भी तरह की आपकी तैयारी हो रही हो या रही हो। ओके, तो देखिए बहुत ज़्यादा जो डिटेल थी मेरे पास मैंने बता दी। इसके अलावा एक चीज़ और है, अब आप देखना चाहते हैं कि भाई आपके जो ईएमआरएस के जो स्कूल्स है वो कहाँ है। तो देखिए इसका एक तरीका है, यहाँ पे आप ये ईएमआरएस डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ईएमआरएस डैशबोर्ड पे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आप डाल के देखिए, जैसे राजस्थान में उदयपुर में किस किस ब्लॉक में है, तो यहाँ पे देखिए स्कूल के नाम आ जाएंगे। ईएमआरएस गोगुंदा, जाडोल, खेरवाड़ा, कोटड़ा, ये कुन और ऋषभदेव, सलूम्बर। तो यहाँ पे 8-9 स्कूल है यहाँ पे। और ईएमआरएस बहुत ही स्कूल बहुत शानदार बने हुए, ये ध्यान रखना। वैसे मत बोलना खंडर में, स्कूल बहुत ही प्यारे और शानदार बने हुए हैं। आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो इमेजेस के अंदर। ठीक है, तो चलिए कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को ज़रूर बताइए। मेरे ख्याल से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। ओके, चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक थैंक यू।